पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करके पैसा कमाने की जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा वास्ता कुछ ऐसे लोगों से भी पड़ता है कि जिनके नज़दीक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना और अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाना नुकसान करने के मुतरादिफ है। ऐसे लोग कुछ ऐसी मिसालें हमारे सामने रख रहे होते हैं कि जहां कुछ लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाया और उनका वो पैसा डूब गया। ऐसी ही एक कहानी लेकर आज हम हाजिर हुए हैं जिसमें हम गुल खान की बात करेंगे कि कैसे गुल खान ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाया और उसकी अपनी गलतियों की वजह से उसका पैसा डूब गया। अगर आप या कोई भी ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए ताकि हकीकत आपके सामने आश्कार हो सके। गुल खान की अगर बात करें तो गुल खान ने अपनी मेहनत की कमाई से 2 लाख रुपए बचाए और उन 2 लाख रुपए से उसने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का आगाज़ किया। लेकिन बदकिस्मती से चंद माह के मुख्तसर अरसे में ही उसका अख्ताम सिफर पे हुआ और ये कहानी जो 2 लाख रुपए से शुरू हुई थी ज़ीरो के ऊपर जाके ख़त्म हो गई। अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या अवामिल थे, ऐसी क्या वजूहात थीं और ऐसी क्या गलतियाँ थीं जिसकी वजह से गुल खान को 2 लाख रुपए से हाथ धोना पड़े और उसकी ये 2 लाख रुपए की मेहनत की कमाई सिफर पे जाके इख्तिताम पजीर हुई। सबसे बड़ी और पहली गलती जो गुल खान ने की वो ये थी कि गुल खान के ख्वाब तो बड़े थे लेकिन उसकी हिकमत अमली बहुत छोटी थी। गुल खान का ये ख्याल था कि 2 लाख रुपए जब वो स्टॉक मार्केट में फेंकेगा तो बैक जुम्बश कलम और बग़ैर किसी मेहनत के बग़ैर किसी हिकमत अमली के चंद ही महीनों के अंदर बल्कि चंद ही हफ्तों के अंदर उसके ये पैसे डबल ट्रिपल बल्कि कई गुना हो जाएंगे। गुल खान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो 2 लाख रुपए वो अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है ये कौन सी हिकमत अमली के मुतकाजी हैं और स्टॉक मार्केट में अगर यूं ही पैसा फेंकने से लोग रातों रात कई गुना पैसों को बढ़ाकर अमीर कबीर बनना शुरू हो जाएं तो फिर तो हर बंदा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आए। गुल खान को ये अंदाज़ा नहीं था कि स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर हिकमत अमली की कितनी अहमियत है और पैसे को कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, कौन सा स्टॉक ख़रीदना है, किस कीमत पे ख़रीदना है, किस कीमत पे बेचना है, कितने अरसे के लिए उसको होल्ड रखना है और किसी कंपनी का स्टॉक ख़रीदते वक्त क्या हिकमत अमली अपनानी है और कौन से अवामिल को मद्देनज़र रखकर कंपनी का इंतखाब करना है, वह इन सब चीज़ों से नाबलद था। उसका ख़्याल ये था कि जब सिर्फ ख्वाब देखने की बुनियाद पर और चंद पैसे स्टॉक मार्केट में फेंकने की बुनियाद पर ही उसकी दुनिया बदल जाएगी और उसके घर के ऊपर पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी। जो दूसरी बड़ी गलती गुल खान कर रहा था वो ये था कि गुल खान अपने कानों का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था लेकिन बदकिस्मती से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। कानों का इस्तेमाल वो इसलिए ज़्यादा कर रहा था कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर जब कोई उसे कहता था कि फ़लाँ शेयर ख़रीद लो तो बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी एनालिसिस के, बग़ैर किसी स्ट्रेटजी के सिर्फ लोगों की बातों पे आके वो उन स्टॉक्स को ख़रीद लेता था। कब उसको बेचना है इसके लिए भी वो किसी हिकमत अमली के साथ नहीं चल रहा था बल्कि वो अपने लोगों के कहने के ऊपर सिर्फ स्टॉप लॉस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए जा रहा था। और हो ये रहा था कि जब भी वो कोई शेयर ख़रीदता था तो उसके बाद वो शेयर नीचे आना शुरू हो जाता था और जब वो बेच देता था तो उसके बाद देखता था कि वो शेयर वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। जब वो फिर से ऊपर जाता था तो वो दोबारा से उस शेयर को ख़रीदता था लेकिन जो ही वो उस शेयर को ख़रीदता था तो उसके बाद वो शेयर दोबारा नीचे आता था और चूंकि उसने स्टॉप लॉस लगाए होते थे तो उसके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गए। और 1-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद जब उसके स्टॉप लॉस हिट हुए और उसने कुछ लॉस के ऊपर अपने शेयर्स को बेचना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में उसकी जो टोटल कैपिटल था या जो उसकी वर्थ थी वो 1,90,000 तक आ गई। और फिर यूं ये सफ़र चलता रहा और 1,90,000 से ये कम होते होते 1,70,000, 1,50,000, 1 लाख और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसके जितने पैसे थे वो तमाम के तमाम ज़ीरो हो चुके थे। इसकी वजह ये थी कि उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे तो अमल कर लिया था और लोगों के कहने पर उसने स्टॉक्स उठा लिए थे लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था। कौन सी कंपनी खरीदनी है और क्यों खरीदनी है
और किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, उस कंपनी के जो स्टॉक्स की जो इस वक्त मूवमेंट है वो कैसी है, टेक्निकली वो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फंडामेंटली उस कंपनी की क्या सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर उसकी जो एनालिसिस था या जो उसकी मेहनत थी या उसकी रिसर्च थी वो सिफर थी। तीसरी बड़ी वजह जो कि गुल खान के लिए उसके पैसे डूब जाने का सबब बनी वो ये थी कि गुल खान स्टॉक मार्केट के अंदर एक कंसिस्टेंसी, सब्र और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के बजाय जल्दबाजी और जज्बातियत के साथ चलने का आदी था। जल्दबाजी में फैसले करते हुए गुल खान देखता था कि जब कोई स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया तो वो पैनिक कर जाता था और उस पैनिक के अंदर उसको बेच देता था। और जब भी कोई शख्स स्टॉक्स को अपने पैनिक में बेच रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो लॉस में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और दूसरी तरफ गुल खान के अंदर जज्बातियत भी हद से बढ़कर थी। जब वो देखता था कि किसी कंपनी का शेयर किसी खास वजह से भी नीचे आ रहा है, मिसाल के तौर पर अगर ओवरऑल मार्केट नीचे आ रही है और इस बात की मुतकाजी है कि वहाँ पर अब थोड़ा सब्र किया जाए या एक्यूमुलेशन की जाए या उसके ऊपर मज़ीद कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए, वो जज्बातियत में उस स्टॉक को बेच देता था। इसी तरह जब किसी स्टॉक में थोड़ी सी वो देखता था कि पॉजिटिविटी आई है तो वो जज्बातियत में उसको ख़रीदना शुरू कर देता था। जज्बातियत में जब वो स्टॉक को ख़रीदता था तो उसके बाद चूँकि उसने कोई एनालिसिस नहीं किया होता था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि इसने मुस्तकबिल में कैसे परफॉर्म करना है, तो जो ही वो स्टॉक को ख़रीदता था उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलना शुरू हो जाती थी। तो यूं जल्दबाजी और जज्बातियत में किए गए फैसलों की बुनियाद पर गुल खान का जो सरमाया है वो दिन ब दिन सुकड़ता ही जा रहा था। अब हम बात करते हैं कि क्या आप भी गुल खान की तरह पैसा डबोकर रोना धोना चाहते हैं। यकीनन आपका जवाब ऐसा होगा कि नहीं, आप गुल खान की तरह नुकसान में जाने के बजाय पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को फ़ायदा मंद बनाना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि हमने आपको डूबने से बचाना है और इस चैनल का मकसद ही यही है कि हम आपको ऐसी फाइनेंशियल लिटरेसी दें कि जिसके तहत आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को पॉजिटिव तरीके से कैपिटलाइज कर सकें और आपकी जो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव ही रहे। तो सबसे पहला और अहम सबक जो आपके लिए गुल खान की इस कहानी से है वो ये है कि आपने इन्वेस्टर बनने में अपने आप को यूज़ करना है, सिर्फ ट्रेडर नहीं बनना है। तो इन्वेस्टर बनिए, सिर्फ ट्रेडर नहीं। इसका मतलब ये है कि अमूमन आप जब भी ये सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोगों ने अपना पैसा डबो दिया तो वो लोग होते हैं जो कि डे ट्रेडर्स होते हैं या जो ऐसे लोग हैं जो कि फंडामेंटल्स के बजाय सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स की बेसिस पे स्टॉक्स के अंदर अपनी जोर आजमाई कर रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि सिर्फ डे ट्रेडिंग के बेस पे वो एकदम से पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट वाला जहन नहीं होता तो उसका नतीजा ये होता है कि आप स्टॉप लॉसेस लगा 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 कर और इस तरह की बहुत ही महदूद और रिसर्च आरी हिकमत अमली करके अपने पैसे को डबो रहे होते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि अगर स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आपका जहन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वाला होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से मुराद ये है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं आप कंपनीज के फंडामेंटल्स की बेसिस पे लगाएं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर आप अपने पैसे को लगाएं और ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट की अप्रोच को फॉलो करें। इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि ट्रेडिंग भी इम्पोर्टेंट है और ट्रेडिंग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो एक बेहतरीन हिकमत अमली ये हो सकती है कि आप जो अपना जितना भी आपका कैपिटल है या जो भी आपने पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना है उसकी कुछ परसेंटेज, मिसाल के तौर पर 30% उसका ट्रेडिंग के लिए लगाएं, लेकिन बकिया 70% आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू स्टॉक्स के अंदर लगाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि उन जो 30% या 20% आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर आपको खेलने का मौका मिल रहा है और उसमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो रहा है तो बकिया जो आपका 70 या 80% आपने इन्वेस्टमेंट के लिए आपने वैल्यू स्टॉक्स के अंदर लगाया हुआ है उसमें आपको डिविडेंड भी आ रहा होगा और उसके अंदर कंपनीज की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से अगर वक्ती तौर पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र ना भी आ रही हो तो लॉन्ग टर्म में वो आपको फ़ायदा ही देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जो भी पोर्टफोलियो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा स्टॉक्स को रखें और ट्रेडिंग के लिए कम से कम स्टॉक्स को रखें।
जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको गुलखान बनने के बजाय एक कामयाब इन्वेस्टर बनने में मदद दे सकती है, वो ये है कि आप हमेशा एनालिसिस की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। लोग आपको कहें कि ये शेयर ख़रीद लें या वो शेयर ख़रीद लें, उसकी बेसिस पे नहीं, बल्कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ किसी हद तक टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे भी होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर जा रहे हैं, जिसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता, तो उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। तो चूँकि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंपनी की जो वर्थ है, जो उसका कैपिटल है, उसकी जो फाइनेंशियल रेशोज़ हैं, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, इनको आप बगौर पढ़ें, इनको बगौर एनालाइज़ करें और उसकी बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप अपना जो बकिया 20% या 30% ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी कंपनीज़ के टेक्निकल्स के ऊपर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ क्या हैं, कहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं, कहाँ पर आपने उसमें से एग्ज़िट करना है, और इस बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग के अंदर भी आप जो बकिया आपने 20% लगाया उसके अंदर से भी प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। जो तीसरी अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपने गोल्स को सेट करें। हिकमत अमली के साथ अगर आप गोल्स को सेट करेंगे और हवाई तीर नहीं चलाएँगे तो आप स्टॉक मार्केट में ज़रूर कामयाब होंगे। गोल्स से मुराद ये है कि जो भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो जब आप अपना बनाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए और आपकी प्रॉपर इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपने ट्रेडिंग के लिए लिए हैं और उसमें आपने डे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या किस तरह आपने उस ट्रेडिंग को फ्रूटफुल बनाना है। इसी तरह जो आपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए शेयर्स लिए हैं, उसके लिए भी प्रॉपर हिकमत अमली होनी चाहिए कि उनमें से कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपने लिए हैं, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आपने मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं, और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। और साथ-साथ आपकी हिकमत अमली में ये भी होना चाहिए कि आपने कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसके अंदर फर्दर एक्यूमुलेशन करनी है, कंपाउंडिंग आपने कहाँ पे करनी है और कहाँ पर आपने एग्ज़िट करना है। इसी तरह मार्केट के फंडामेंटल्स की बुनियाद पर, या जो ओवरऑल इंडेक्स की जो ग्रोथ है या इंडेक्स की मूवमेंट है, और या फिर इंटरनेशनली या लोकली जो मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स हैं, उसकी बेसिस पे आपने क्या स्ट्रेटजी बनानी है। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपकी हिकमत अमली का हिस्सा होनी चाहिए। तो अगर आप एक प्रॉपर हिकमत अमली के साथ गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप गुलखान की तरह नुकसान उठाने वालों में से नहीं होंगे, बल्कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक बेहतरीन तरीके के साथ उसमें से प्रॉफिट कमाएंगे, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये थी आज की ये मुख्तसर वीडियो जिसमें हम गुल खान के एक फ़र्ज़ी नाम के साथ एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए कि जिसने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा डुबो दिया। लेकिन ऐसे लोगों की गलतियों को अगर हम बुनियाद बनाकर स्टॉक मार्केट को ही बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो ये भी ज़्यादती होगी। इसी स्टॉक मार्केट से हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं, बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं दुनिया भर में, जो कि बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और जिन्होंने स्टॉक मार्केट से ही अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर लिया है। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कि अपनी रिसर्च ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, या हिकमत अमली ना होने की वजह से, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अप्रोच ना रखने की वजह से करोड़ों का नुकसान भी किया है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मुख्तसर अंदाज में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स समझाने की कोशिश की जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए, फ्यूचर के लिए मुफीद हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।